जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि। आइए इसमें प्रवेश करते हैं। सबसे पहले जानेंगे जनसंख्या व जनसंख्या वितरण के बारे में। किसी कालखंड विशेष में, किसी क्षेत्र विशेष में जो कुल आबादी मिलती है उसकी संख्या को ही वहां की जनसंख्या कहते हैं। अब बात करते हैं जनसंख्या के वितरण की। जनसंख्या का जो किसी स्थान पर वितरण अर्थात विरल होना, सघन होना, ये इंगित करता है जनसंख्या के वितरण को। विश्व जनसंख्या का असमान वितरण। जैसा कि आपको पता है, हमारी पृथ्वी को दो भागों में या दो गोलार्धों में हमारी भूमध्य रेखा बांटती है। भूमध्य रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध जो कि स्थल गोलार्ध भी कहलाता है, यहां पर 85% जनसंख्या निवास करती है, जबकि जलीय गोलार्ध अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में शेष 15% जनसंख्या निवास करती है। यूएनओ की 2013 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में कुल आबादी 714 करोड़ है, जिसका 60% हिस्सा अकेले एशिया महाद्वीप में स्थित है। विश्व की 75% जनसंख्या महाद्वीपों के किनारों पर स्थित है। कुछ रोचक तथ्य ये भी हैं कि 2/3 भाग इस पृथ्वी का आज भी निर्जन है। 90% इस पृथ्वी के भूभाग पर केवल 10% जनसंख्या ही निवास करती है। एक और खास बात यहां पर ध्यान देने योग्य, विश्व की 80% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में 20 डिग्री एन से 60 डिग्री एन के मध्य ही निवास करती है। सन 2013 के आंकड़ों के अनुसार जनसंख्या की यदि चर्चा की जाए तो इसमें प्रथम स्थान चीन, द्वितीय स्थान भारत और तीसरा स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात यूएसए का है। वितरण के आधार पर 4 वर्गों में जनसंख्या प्रदेशों को बांटा जा सकता है। पहला है सघन जनसंख्या क्षेत्र। सघन जनसंख्या क्षेत्रों में चीन, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश आते हैं। इन क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक है। दूसरा है सामान्य जनसंख्या। इन में कनाडा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया इत्यादि आते हैं। एंडीज जैसे पर्वत जहां पर प्रतिकूल परिस्थितियां तो हैं, परंतु वहां तांबे की उपलब्धता के कारण मानव ने प्रकृति के साथ अनुकूलन कर लिया है। इसी कड़ी में कनाडा का यूरेनियम शहर महत्वपूर्ण है और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी आप जानते हैं सोने की उपलब्धता है, इस कारण वहां जनसंख्या निवास करती है। नंबर 3, विरल जनसंख्या वाले प्रदेश। जलवायु तथा उच्चावच की विषम परिस्थितियां अर्थात यहां पर जो जलवायु है वो उतनी अनुकूल नहीं है, इसलिए केवल 5% जनसंख्या ही इन प्रदेशों में निवास करती है। नंबर 4, अति न्यून जनसंख्या। कठोर जलवायु वाले जो प्रदेश हैं वो लगभग निर्जन है, जो इस श्रेणी में आते हैं, जैसे उष्ण मरुस्थल या अति शीतल प्रदेश। आइए अब चर्चा करते हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों पर। इन कारकों को प्रमुख रूप से 4 भागों में वर्गीकृत कर दिया गया है। इसमें सबसे पहले हम चर्चा करते हैं विश्वव्यापी कारकों की। इसमें सर्वप्रथम अवस्थिति, फिर जलवायु दशा, फिर धरातल और अंत में समुद्र तल से ऊंचाई, ये प्रमुख उपकारक हैं। अवस्थिति की जहां तक बात करें तो अवस्थिति और जलवायु संयुक्त रूप से किसी भी जनसंख्या को निश्चित तौर से प्रभावित करते हैं। जैसे कि अधिकांश जनसंख्या शीतोष्ण जलवायु कटिबंध क्षेत्रों में निवास करना पसंद करती है। धरातल भी महत्वपूर्ण है। मैदानी इलाकों पर लोग अधिक निवास करना पसंद करते हैं बजाय पहाड़ी और पठारी इलाकों में। समुद्र तल से जो जो सामान्य ऊंचाई होती है त्यों हम ये देखते हैं कि जनसंख्या का ग्राफ बढ़ने लगता है। लेकिन एक अधिकांश ये देखा गया है कि एक ऊंचाई के बाद जनसंख्या में जो है निवास करने वालों की संख्या में गिरावट दर्ज की जाती है। अब आइए चर्चा करते हैं प्रादेशिक कारकों की। इसमें उपकारकों में है भूमि की बनावट, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। जलापूर्ति, ये भी बहुत जरूरी है किसी भी जनसंख्या के निवास को आकर्षण करने के लिए। का सीधा संबंध है मृदा से। मृदा किस प्रकार की है उससे वहां की वनस्पति होती है। इसके अलावा खनिजों के भंडार भी जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जहां कहीं भी तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, यूरेनियम, इस प्रकार के जो खनिज हैं प्रमुख जहां पर पाए जाते हैं, वहां पर रोजगार की तलाश में रोजगार आकर्षित होकर आती है। इसके अलावा शक्ति के संसाधन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा है सांस्कृतिक कारक। इनमें पुनः उपकारकों की यदि हम जो है बात करें तो इसमें आर्थिक व्यवस्था, उन्नति का स्तर, राजनीतिक स्थिति, मनोवैज्ञानिक कारण,
परिवहन और व्यापार निश्चित रूप से ये जनसंख्या को जो है प्रभावित करते हैं। इसमें आप जानते हैं कि यदि रोजगार के बेहतर अवसर होंगे, जनसंख्या उधर जाना पसंद करती है। यदि कहीं पर शांति है, उन शांति प्रिय इलाकों में जनसंख्या प्राय जो है उथल पुथल से बचने के लिए, अवसाद की दृष्टि से जो है के लिए वहां पर निवास करना पसंद करती है। इसके अलावा मनोवैज्ञानिक कारक भी बहुत महत्वपूर्ण है। मनोवैज्ञानिक कारक, जैसे मैं भारतीय हूं तो मुझे भारत से निश्चित तौर से लगाव है, और इस भारत में भी यदि राजस्थान का निवासी हूं तो राजस्थान और मेरी जन्मभूमि के प्रति मेरा निश्चित तौर से लगाव होगा। ये मेरा एक मनोवैज्ञानिक कारण यहां पर सिद्ध होता है। राजनीतिक स्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप पंचायत हेडक्वार्टर की बात करें तो वहां पर गांव की तुलना में अधिक जनसंख्या आपको मिलेगी। इसके अलावा गांव की पंचायत की तुलना में पंचायत समिति स्तर पर, और वहां की तुलना में जिला स्तर पर, और वहां की तुलना में यदि आप जाएं तो राजधानी क्षेत्रों में आपको तुलनात्मक रूप से अधिक जनसंख्या में देखने को मिलती है। परिवहन और व्यापार के जो संसाधन हैं या कहें वहां पर अवसर हैं, ये भी किसी भी जनसंख्या को निश्चित तौर से अपनी ओर आकर्षित करते हैं। सही कारक ये भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इनमें उपकारकों की यदि चर्चा करें तो वातावरण के साथ अनुकूलन होना, पारस्परिक निर्भरता, धर्म, सामाजिक मान्यताएं और सामाजिक संरचनाएं, ये तमाम कारक जो होते हैं जनसंख्या को निश्चित तौर से जो है अपनी संस्कृति के साथ सामंजस्य बनाने के लिए, अपने समुदाय विशेष के साथ रहने के लिए जो है वो निश्चित तौर से आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, जनसंख्या महासमूह। जैसा कि आपको पता है कि विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 80% भाग उत्तरी गोलार्ध में 20 डिग्री एन से 60 डिग्री एन के मध्य निवास करता है। विश्व जनसंख्या के 4 बड़े विशाल क्षेत्र हैं जिन्हें जनसंख्या महासमूह कहते हैं। इनमें एशियाई जनसमूह, यूरोपीय जनसमूह, अमेरिकी जनसमूह और अफ्रीकी जनसमूह प्रमुख है। ये चर्चा करते हैं सबसे पहले एशियाई जनसमूह की। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला यह जनसमूह है। इसे अध्ययन की दृष्टि से 3 उप प्रदेशों में बांटा गया है। ए पूर्वी एशिया, इसमें चीन, जापान, कोरिया जैसे देश आते हैं। बी है दक्षिण पूर्वी एशिया, इसमें थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, इंडोनेशिया जैसे देश आते हैं। सी पर है दक्षिण कोरिया, इसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान इत्यादि जो देश हैं वो सम्मिलित होते हैं। अब आइए चर्चा करते हैं दूसरे यूरोपीय जनसमूह की। यूरोपीय जनसमूह यह उत्तरी गोलार्ध में 40 डिग्री एन से 60 डिग्री एन के मध्य पाया जाता है और एशिया के बाद दूसरा बड़ा जनसमूह है। इस जनसमूह में रूस व जर्मनी क्रमशः प्रथम और दूसरे स्थान पर आते हैं। इस जनसमूह के देशों में जन्म दर व मृत्यु दर दोनों ही कम है, अतः यहां जनसंख्या वृद्धि जो है अवस्था में प्राय देखने को मिलती है। यहाँ के लोगों की प्रति व्यक्ति आय भी अच्छी है और लोगों का जीवन स्तर भी उच्च है। इसके बाद नंबर 3 है अमेरिकी जनसमूह। इसकी यदि अपन बात करें तो इसमें हम देखेंगे यूएसए और कनाडा जैसे देश आते हैं और यह विश्व का तीसरा बड़ा जनसमूह है। यह विश्व का सबसे नवीन एवं विकसित जनसमूह भी है। प्राय 75% लोग नगरों में निवास करते हैं। यहां जन्म दर व मृत्यु दर दोनों पूर्णतः नियंत्रित हैं तथा बाहरी देशों से आप्रवास पर भी इन दिनों प्रतिबंध लगा दिया गया है। अफ्रीकी जनसमूह आकार की दृष्टि से अफ्रीका एशिया के बाद दूसरा बड़ा महाद्वीप है। इसका 70% भाग मरुस्थल है और इसी कारण यह प्राय कई इलाकों पर निर्जन है। इस जनसमूह में जनसंख्या का जो केंद्रण है वो मुख्यतः 3 क्षेत्रों में मिलता है, जिसमें हम बात करें नील नदी घाटी क्षेत्र है, जाम्बिया व नाइजर नदी घाटी क्षेत्र है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी एवं पूर्वी तटीय भाग है। टॉपिक है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व जैसा कि आपको पता है 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अर्थात 1 किलोमीटर लंबाई और 1 किलोमीटर चौड़ाई के क्षेत्रफल में यदि निवास करने वाले लोगों की संख्या निकाली जाए तो हम ये कहेंगे हम उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व निकाल रहे हैं। जनसंख्या घनत्व के विभिन्न पहलू होते हैं और इसीलिए जनसंख्या घनत्व को कई सूत्रों से निकाला जाता है अलग अलग संदर्भों में। सबसे पहले हम बात करते हैं गणितीय रूप से जनसंख्या घनत्व की, जिसका साधारण रूप से जो फॉर्मूला होता है वो है कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में। यदि इसमें मान रख दिया जाएगा तो हमें उस स्थान विशेष का जो है गणितीय रूप से जनसंख्या घनत्व प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद है आर्थिक घनत्व। जैसे कि शब्द ही आर्थिक तो अर्थात संसाधनों का यहां पर जो है उल्लेख करना उचित होगा, इसलिए सूत्र बनता है कुल जनसंख्या में यदि कुल संसाधनों का विभाजन कर दिया जाए, उसका भाग दे दिया जाए तो हमें उस स्थान विशेष का आर्थिक घनत्व प्राप्त होगा। इसके बाद कार्य घनत्व। कार्य घनत्व
कुल जनसंख्या में यदि कुल कृषि भूमि क्षेत्रफल का भाग दे दिया जाए तो हमें उस इलाके का कार्य घनत्व जो है प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद है कृषि घनत्व। घनत्व में आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, कार्य घनत्व और कृषि घनत्व में आपस में एक सूक्ष्म अंतर है। जहां कार्य घनत्व में कुल जनसंख्या बटा कुल कृषि भूमि क्षेत्रफल था, यहां कृषि घनत्व में कुल कृषक जनसंख्या हो जाती है बटा कुल कृषि भूमि क्षेत्रफल है। अर्थात ये जो कृषि घनत्व है ये हमें बताता है कि कुल किसान कुल कितनी जमीन पर निर्भर है। इसके बाद है पोषण घनत्व। कुल जनसंख्या बटा कुल भोज्य फसलों का क्षेत्रफल, अर्थात कुल जनसंख्या के लिए उपलब्ध कितनी हमारे पास में खाद्यान्न है, इसको देखने के लिए इस तरीके को हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि जनसंख्या घनत्व का वितरण। विश्व जनसंख्या ब्यूरो जिसका मुख्यालय वाशिंगटन में है कि 2015 के आंकड़ों के अनुसार यह पता चलता है कि विश्व का जनसंख्या घनत्व 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इस आधार पर यदि हम चर्चा करें जनसंख्या घनत्व के वितरण के आधार पर, तो पूरे विश्व को 5 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। इसमें सबसे पहले है अत्यधिक जनसंख्या घनत्व। यहां जनसंख्या घनत्व इन देशों में इलाकों में 250 से अधिक मिलता है प्रति वर्ग किलोमीटर। इसमें प्राय पूर्वी दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया, पश्चिमी एवं मध्यवर्ती यूरोप के देश एवं पूर्वी उत्तरी अमेरिका के इलाके पड़ते हैं। नंबर 2 पर है अधिक जनसंख्या घनत्व। इन इलाकों का, देशों का जनसंख्या घनत्व 100 से 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होता है और इसमें उत्तर पश्चिमी चीन व मध्यवर्ती भारत के राज्य पड़ते हैं। तीसरा है सामान्य जनसंख्या घनत्व। इन इलाकों में 10 से 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है जनसंख्या निवास करती है और विस्तृत घास के जो मैदान हैं उन इलाकों के देश इसमें प्राय आते हैं। नंबर 4 पर है कम जन घनत्व। इन इलाकों में 1 से 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं और अफ्रीका के सूडान और लीबिया, इसके अलावा उत्तरी अमेरिका के कनाडा व दक्षिण अमेरिका के पेरू इत्यादि देश इसमें पड़ते हैं। बात करते हैं प्राय जनविहीन क्षेत्र। इन इलाकों में 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर देखा जाता है और ये प्राय कठोर जलवायु प्रदेश होते हैं। पढ़ते हैं और अब अपन चर्चा करते हैं जनसंख्या वृद्धि की। एक निश्चित समय में किसी इलाके की जनसंख्या में होने वाला धनात्मक परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। अर्थात भारतीय संदर्भ में जनसंख्या वृद्धि दर हर 10 वर्ष के अंतराल में निकाली जाती है। इसे दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर भी कहते हैं। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर निकालने का जो सूत्र है वो है कुल वृद्धि बटा आधार वर्ष में जनसंख्या गुणा 100। जनसंख्या वृद्धि को अध्ययन की दृष्टि से यदि देखा जाए तो इसे हम 4 भागों में बांट देते हैं। पहला प्रागैतिहासिक काल की यदि हम चर्चा करें तो इसमें हम पाएंगे कि अमेरिकी भूमि पर मानव की उपस्थिति से पूर्व पृथ्वी पर कुल जनसंख्या 33 लाख थी, जो कि 15,000 सालों बाद बढ़कर 53 लाख हो गई। इसी तरीके से यदि हम आगे बढ़ें और प्राचीन काल में यदि आते हैं तो प्राचीन काल में भगवान ईसा मसीह के जन्म पर पृथ्वी की जनसंख्या का अनुमान प्राय 20 से 30 करोड़ लगाया जाता है। मध्यकाल में यदि हम प्रवेश करते हैं, मध्यकाल जिसकी अवधि 700 ईस्वी से 1650 ईस्वी मानी जाती है, तो 1650 ईस्वी का आंकड़ा हमारे पास में है, जहां ये माना गया, देखा गया विश्व की जनसंख्या 55 करोड़ देखी गई। आधुनिक काल, यदि आधुनिक काल में प्रवेश करें तो आप देखेंगे 1650 ईस्वी से लेकर आज तक का जो कालखंड चल रहा है वह आधुनिक काल है। एक आंकड़ा बताता है 1650 ईस्वी में जो जनसंख्या 55 करोड़ थी वह 2013 ईस्वी में बढ़कर 714 करोड़ हो गई। जनसंख्या वृद्धि के कारणों की यदि अपन देखें तो उसमें प्रमुख कारण क्या है? सबसे पहले है मृत्यु दर में गिरावट। चिकित्सा सुविधाओं के कारण मृत्यु दर में गिरावट आई है। इसके अलावा खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति हो गई है, जिसके कारण अब कोई भुखमरी जैसी समस्या नहीं है। इसके कारण भी जो है मृत्यु दर में गिरावट आती है और फलस्वरूप जनसंख्या वृद्धि होती है। और बाद औद्योगिक विकास, इसी से जुड़ा हुआ है वैज्ञानिक व प्रौद्योगिक प्रगति। हम देख रहे हैं साइंस एंड टेक में जो इंप्रूवमेंट हुए हैं, जो नवाचार हुए हैं, इन्वेंशन हुए हैं, उसके कारण उद्योगों की उत्पादन शक्ति बढ़ गई है और इस कारण से जो है जनसंख्या वृद्धि भी बढ़ना स्वाभाविक है, क्योंकि जो संसाधनों की आपूर्ति है उसकी सुनिश्चितता इससे तय होती है। शांति व सुरक्षा अगर देखेंगे तो प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में काफी जो है जनहानि हुई। उसके बाद जब से यूएनओ आया है और यूएनओ जो है अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से विश्व को चलाने में सफल रहा है और शांति एवं सुरक्षा के कारण भी जनसंख्या वृद्धि देखने में आ रही है, क्योंकि कोई नरसंहार नहीं हुआ है। प्रवास से भी जनसंख्या वृद्धि होती है। किसी ए स्थान से यदि बी स्थान पर जनसंख्या जाती है तो उससे भी बी स्थान में जनसंख्या का वृद्धि होना स्वाभाविक है।
इस जनसंख्या वृद्धि से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं, यदि उन पर चर्चा करें तो उनमें सर्वप्रमुख है नंबर 1 खाद्यान्न संकट। यदि मुंह बढ़ जाएंगे और दाना कम होगा तो स्वाभाविक सी बात है भुखमरी की समस्या अर्थात खाद्यान्न संकट उत्पन्न होगा। इसके अलावा आवास की समस्या आने लगती है, सीमित संसाधन हो जाते हैं, प्राकृतिक एवं मानवीय प्रतिबंध भी लग जाते हैं और जो वितरण होता है बहुत सघन हो जाता है, किसी स्थान विशेष पर केंद्रित हो जाता है और बिना बसे भूभागों में ऑलरेडी लोग जो है उसके प्रति एक निराशा या कहीं नकारात्मक दृष्टिकोण लेकर चल रहे हैं, इसलिए वहां पर कोई बसना नहीं चाहता है। पूर्व में हमने देखा आज पृथ्वी का 2/3 भाग जो है स्थल जो है वो जनसंख्या से विहीन है। अब इनके समाधान क्या हो सकते हैं कि इन साधनों का उपयोग करना चाहिए और आर्थिक उत्पादन में वृद्धि करनी चाहिए। इसके अलावा कृषि का नवीनीकरण किया जाना जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि बढ़ रही है उस तरीके से यदि खाद्यान्न की आपूर्ति को सुनिश्चित करना है तो कृषि का नवीनीकरण करना जरूरी है। इसके अलावा सागरीय संसाधनों का उपयोग करना होगा, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना होगा, साइंस और टेक्नोलॉजी के जरिए लोगों में जागरूकता बढ़ानी होगी। को जो निर्जन क्षेत्र हैं या जहां पर लोग कम बसे हुए हैं वहां पर बसने के लिए उन्हें पैकेज देना होगा और उन लोगों को वहां पर प्रेरित करना होगा। में देरी और परिवार नियोजन जैसे जो उपाय हैं यह करने से जो है क्या वृद्धि पर जो है संभव हो पाएगा। इसके बाद से इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर हम बढ़ रहे हैं जो कि बोर्ड के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। सिद्धांत हमें 2 मायने में मदद करता है। पहला ये हमें बताता है कोई पर्टिकुलर देश वर्तमान में संक्रमण की किस अवस्था से गुजर रहा है। इसको आप थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिए जैसे हम ये देखते हैं कि इंसानी यदि जिंदगी की बात करें तो इंसान शिशु होता है, शिशु से बाल्यावस्था में आता है, बाल्यावस्था से किशोर, किशोर से प्रौढ़ और प्रौढ़ से वृद्धावस्था में प्रवेश करता है। यानी इंसान की जो जीवन यात्रा है वह विभिन्न पड़ावों से होकर गुजरती है। उसी प्रकार से किसी देश की जो जनसंख्या है वो भी विभिन्न विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरती है। तो ये जो अपना संक्रमण सिद्धांत है ये आपको बताएगा कि वर्तमान में पर्टिकुलर जो देश है वो कौन सी संक्रमण अवस्था से गुजर रहा है। और दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह होगा कि आप उस कंट्री के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं कि इसका भविष्य क्या होगा, क्योंकि आपको पता है ये इस अवस्था में है और जिस तरीके से चल रहा है इसके बाद कौन सी अवस्था इसकी आने वाली है। इस जैसे अवस्था परिवर्तन होता चला जाएगा, संक्रमण होता चला जाएगा, तो खेतीहर जो किसान हैं उनकी जगह जो है उद्योग ले लेंगे, ग्रामीण जनसंख्या नगरीय हो जाएगी और निरक्षर जनसंख्या साक्षर हो जाएगी। किसी भी देश की जो जनसंख्या है उसमें जो परिवर्तन होते हैं वे 5 अवस्थाओं से गुजरते हैं। पहली अवस्था में जो है जन्म दर बहुत उच्च होती है और मृत्यु दर भी बहुत उच्च होती है, जैसा कि सूडान, कांगो और घाना जो कि अफ्रीकी देश है वहां पर ऐसा देखा जाता है। यहां पर चिकित्सा सुविधाओं की कमी होती है, लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण कम होता है, इस कारण से यहां पर शिशु मृत्यु दर व मातृ मृत्यु दर की संख्या अधिक होती है। इससे बचने के लिए, अपनी जनसंख्या को मेंटेन करने के लिए ही ये लोग अधिक संख्या में जो है जनसंख्या पैदा करते हैं। नंबर 2 इसकी बात है उच्च जन्म दर व गिरावट वाली मृत्यु दर। धीरे धीरे संतान उत्पन्न करना बंद नहीं हुआ है, परंतु बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के कारण अब मृत्यु दर में हल्की गिरावट देखी गई है। इसमें दक्षिण अफ्रीका के अधिकांश देश आते हैं जो कि सन 2000 से पूर्व यदि प्रथम अवस्था में थे तो अब दूसरी अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं। अवस्था की जन्म दर अभी भी उच्च बनी रहती है, परंतु जो मृत्यु दर है उसमें काफी गिरावट आती है और वह मध्यम स्तर पर हो जाती है। इसका कारण यही होता है कि साइंस और टेक में जो इंप्रूवमेंट आते हैं और जो विकास होता है उसके परिणाम स्वरूप ही ये सब कुछ संभव हो पाता है। इसमें उत्तरी भारत के संपूर्ण राज्य, इसके अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल इत्यादि सम्मिलित है। इसके बाद जो अवस्था आती है नंबर 4, उसमें जो जन्म दर है वो मध्यम हो जाती है, यानी अब यहां पर लोग थोड़ा अवेयर होते हैं और जो है विवाह देरी से होने लगते हैं। इसके परिणाम स्वरूप ये होता है कि जन्म दर जो है वो मध्यम हो जाती है। इसके अलावा मृत्यु दर में काफी तेजी से गिरावट आती है, क्योंकि यहां पर संसाधन और जो चिकित्सा सुविधाएं हैं वो बहुत बेहतर हो गई हैं। इसमें न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, चाइना, अर्जेंटीना इत्यादि आते हैं। नंबर 5 जो आता है निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। ये देश अपने आप को तकनीकी रूप से या दृष्टिकोण से बहुत विकसित हो जाते हैं और परिणाम स्वरूप यहाँ पर जन्म दर भी बहुत कम होती है और मृत्यु दर भी बहुत कम होती है, अर्थात बच्चे भी कम पैदा होते हैं जो कि उस देश का भविष्य होंगे और
अपन के वृद्धों की संख्या भी बढ़ जाती है, अर्थात आश्रित जनसंख्या बढ़ जाती है और कार्यशील जनसंख्या में कमी आ जाती है। इसमें पश्चिमी यूरोप और जापान इत्यादि जो देश हैं वो आते हैं। ये सब कुछ था चैप्टर नंबर 3 के बारे में।